इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपको पता है आईपीएल के लिए किसी भी खिलाड़ी को किस तरह से चुना जाता है? इसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि उन्हें पास्ट रिकॉर्ड देखा जाता है उनका, उसके बाद उनके अनुसार उसे चुना जाता है कि किसी खिलाड़ी का पास्ट रिकॉर्ड यानी कि पिछले मैचेस में उन्होंने किस तरह से खेला है, और उस आधार पर हम उस खिलाड़ी को चुनते हैं आईपीएल के लिए किसी टीम में। सेम यही चीज वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ भी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्यों इतनी ज्यादा खास है, और इस सवाल को आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इस सवाल से ही इस वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट पूरा जुड़ा हुआ है। और यहाँ मैं आपको दो चीजें और बताना चाहूंगा, उचित मूल्य और उचित भाव। ये दोनों क्या होते हैं और किस तरह ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप इसे सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रजापत। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले इस वीडियो को शुरुआत हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन से करते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग इतनी ज्यादा खास क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है इसका ट्रैक रिकॉर्ड यानी कि इसका प्रमाण। देखिए, जैसे कि मैंने बोला, क्रिकेट प्लेयर का क्या है, प्रमाण है हमारे पास, उसके पिछले मैच के रिकॉर्ड जिसके अनुसार उसको टीम में चुना जाता है। इसी तरह वैल्यू इन्वेस्टिंग का भी 60 साल का प्रमाणित रिकॉर्ड है। बेंजामिन ग्राम से लेकर वॉरेन बफेट से लेकर राकेश झुनझुनवाला से लेकर और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर रहे हैं जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग के तौर पर बहुत अच्छे शेयर्स खरीदे और उनसे उन्होंने बहुत ज्यादा समृद्धि बनाई है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग आखिर किस तरह से काम करती है, किस तरह से हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग की चीजों को समझना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उचित मूल्य और उचित भाव। देखिए, अगर आपने ये दो चीजें सीख ली ना, उचित मूल्य और उचित भाव, अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग को बहुत ही ज्यादा आसानी तरीके से समझ जाएंगे। तो अब ये उचित मूल्य और उचित भाव होते क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं उचित मूल्य क्या होता है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कि आपको एक लैंड खरीदना है, यानी कि आपको एक जमीन खरीदनी है। आपको एक जमीन पसंद भी आ जाती है और जब आप उस जमीन को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये जमीन वास्तव में 1 करोड़ रुपए की है, लेकिन चूंकि आपका बजट तो 20 लाख रुपए का है। लेकिन जब आप उस जमीन के बारे में पूछताछ करते हैं तब आपको पता चलता है कि उस जमीन के दाम अभी के लिए गिरे हुए हैं और अभी वो जमीन 20 लाख रुपए में आपको मिल रही है। यानी कि उस जमीन की वास्तविक कीमत 1 करोड़ रुपए है, लेकिन वो अभी आपको 20 लाख रुपए में मिल रही है। इसका मतलब है कि वो आपको अभी उचित मूल्य पर मिल रही है। इसे आप दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई चीज है जो भी महंगी है, लेकिन अभी के लिए, कुछ समय के लिए वो अभी सस्ती दिखाई दे रही है, फिर किन्हीं भी कारणों की वजह से वो अभी सस्ती मिल रही है, तो वो अभी उचित मूल्य पर मिल रही है। अब आता है उचित भाव। उचित भाव का मतलब है कि वो वैल्यू जो अभी उस जमीन के लिए होनी चाहिए थी वास्तविकता में। तो वास्तविकता में उस जमीन की वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ रुपए, और आपको मिली कितने में, 20 लाख रुपए में। यानी कि आपको सीधा सीधा अभी जो प्रॉफिट हो रहा है वो है 80 लाख रुपए का। यहाँ पे आपको दो चीजें समझ में आई, उचित मूल्य क्या होता है और उचित भाव क्या होता है। अब आपको ये समझना होगा कि हम इसे किस तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है उचित मूल्य। अब आप कंपनी के लिए उचित मूल्य कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको केवल एक तरीका बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं इसके और सारे तरीके बताऊं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए बना दूंगा। तो अभी हम समझ लेते हैं इसका एक तरीका कि किसी भी स्टॉक के अंदर जब हम लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश करते हैं या हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के तौर पर उसमें निवेश करते हैं, तो हमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि उस कंपनी का बिजनेस कैसा है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, आईशेयर मोटर्स। अगर आप देखेंगे, आईशेयर मोटर कंपनी का स्टॉक पहले इतना ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन जैसे ही कंपनी ने रॉयल एनफील्ड को एंट्री कराई अपने मार्केट के अंदर, आईशेयर मोटर के लिए रॉयल एनफील्ड एक टर्निंग पॉइंट की तरह साबित हुई। तो उस समय जब रॉयल एनफील्ड की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन चूंकि कंपनी का शेयर प्राइस उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था, तो अगर उस समय में किसी भी व्यक्ति ने इसके उचित मूल्य का पता लगाया होता तो डेफिनेटली आज वो व्यक्ति करोड़पति होता। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, उचित मूल्य का मतलब है कि जो चीज आपको उचित भाव पर मिल रही है, जो चीज महंगी मिल रही है वो अभी के लिए सस्ती मिल रही है, या फिर आपको सस्ती दिखाई दे रही है लेकिन वास्तव में उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे उचित मूल्य का मैंने एक एग्जांपल दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, चूंकि एक रियल एग्जांपल है और उनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला ने जब टाइटन कंपनी का विश्लेषण किया तो उनका विश्लेषण इतना सटीक था, आप सोच सकते हैं कि उन्होंने 6 करोड़ स्टॉक खरीदे थे 4.5 रुपए की एवरेज प्राइस पे। तो आप समझ सकते हैं उन्होंने किस तरह से टाइटन कंपनी का विश्लेषण किया होगा। राकेश झुनझुनवाला को ये विश्वास था कि टाइटन कंपनी की ग्रोथ अभी वैसी नहीं हुई जैसी वो दिखाई दे रही है, यानी कि टाइटन कंपनी का उचित भाव तो ज्यादा है, लेकिन वास्तव में अभी इस रेंज पर वो उसका उचित मूल्य कम था, और इसके बेस पर उन्होंने टाइटन कंपनी के स्टॉक को खरीदा। देखिए, यहाँ पे अगर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कि उचित मूल्य और उचित भाव क्या होता है, तो दोनों एक से दिखाई देंगे, यानी कि फेयर प्राइस। लेकिन देखिए, यहाँ मैं आपको शब्दों में उलझाना नहीं चाहता। यहाँ मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन दो चीजों को समझ जाते हैं तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। सिंपल से तरीका यह है कि जिस भी चीज की डिमांड आने वाले सालों में बढ़ने वाली है, जिस भी कंपनी के लिए, लेकिन अभी के समय उसकी वैल्यू कम दिखाई दे रही है किन्हीं भी रीजनों की वजह से, तब आप समझिए कि आप एक अच्छी कंपनी चुन रहे हो और वो कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा मुनाफा बनाकर देगी। स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनी है, टाइटन, एवेन्यू सुपरमार्ट, एमआरएफ, इन्फोसिस, आईटीसी और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है।
अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने एक चीज का वादा किया था, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ। देखिए, कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट बनाकर देगी, तो उसके उचित मूल्य को आप अभी कैसे समझ सकते हैं फ्यूचर के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ। देखिए, इसका सिंपल सा तरीका ये है, आपको केवल ये देखना है कि आज से 10 साल बाद ऐसी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा काम में आने वाली है, जिसकी वैल्यू आज से 10 साल बाद बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। तो आप ऐसी कंपनीज के अंदर पैसा लगा जा सकते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। आज से 10 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में किसी ने नहीं सोचा, लेकिन अगर ये किसी ने भी सोचा होता कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से पॉल्यूशन के अंदर बहुत ही ज्यादा वृद्धि कम हो जाएगी, तो इसके लिए जो भी व्यक्ति स्टॉक में निवेश करता है, ऐसे स्टॉक के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आज उसको बहुत अच्छा मुनाफा होता है। और आप देख रहे हैं कि आज इलेक्ट्रिक व्हीकल के जितने भी स्टॉक है वो बहुत अच्छा मुनाफा बनाकर दे रहे हैं। इसी तरह अगर मैं आपको बात करूं कि ग्रीन एनर्जी, आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का स्कोप भी बहुत ज्यादा है। देखिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको केवल ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, आप उसके कंपनी में, उसके बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप ये अनुमान लगा सके आज से 10 साल या 10 साल बाद ऐसी कौन से प्रोडक्ट्स है जिसकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा होगी, ओवरऑल केवल लोगों को नहीं, ओवरऑल पूरी दुनिया को, तो उस कंपनी के स्टॉक में आप निवेश करके आने वाले 10 साल में आप बहुत बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग के टॉपिक को बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के सारे तरीके अच्छे लगे होंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और किस तरह के टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए वैल्यू इन्वेस्टिंग से जुड़ी हुई और भी चीजें अगर आपको जाननी है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।